हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। ये प्रीवियस पेपर जो है ना यूपीपीसीएस प्री के, ये इसकी सीरीज का तीसरा वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 साल के पेपर जो है पुराने, इनको सॉल्व कर रहे हैं। और ये 2022 का पेपर है। इससे पहले दो वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। 2024 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था और 2023 का। इसका अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो उसी प्लेलिस्ट पे ये 10 साल के आपको पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, और इनको देखिए क्योंकि पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और काफी हेल्प मिलती है, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो इसी क्रम में ये आज का वीडियो 2022 का पेपर रहेगा। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2022 का। क्लियर है। और ये सारी पीडीएफ जो है ना, ये वेबसाइट पे मिल जाएंगी आपको। यूपीपीसीएस की वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएंगी। ये वाली पीडीएफ इन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी स्कैन की है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। शुरू करते हैं फिर। ठीक है, अब जो करंट के क्वेश्चंस रहेंगे उनको स्किप कर देंगे क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। बाकी जो जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे उनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख, ये जो रॉक एडिक्ट होते हैं, पूछा है कि किस रॉक एडिक्ट में रिलीजियस सिंथेसिस की बात की गई है, यानी धार्मिक समन्वय की बात की गई है। ये देखो, जो हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट पढ़ते हैं अशोका के, मेजर रॉक एडिक्ट, ये हम लोग 14 पढ़ते हैं, है ना। तो इन 14 में अलग अलग बातें लिखी हैं और उन अलग अलग बातों को पूछा गया है परीक्षा में। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, है ना। ये रॉक एडिक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे उत्तर तो ये 12वां है। ठीक है, 12वां जो रॉक एडिक्ट था, ये 1 मिनट, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे धार्मिक समन्वय की बात तो की है, और चूंकि आप ये 14 के 14 आप देखेंगे तो आपको रॉक एडिक्ट नंबर 7 में भी यही बात लिखी हुई मिलेगी। तो 7 में भी यही धार्मिक समन्वय की बात की है, और रॉक एडिक्ट नंबर 12 में भी दिखेगा। यानी धार्मिक समन्वय कॉमन है रॉक एडिक्ट नंबर 7 में और रॉक एडिक्ट नंबर 12 में। मैं आपको सारा रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इमेज डाउनलोड किया हूँ, तो इससे जल्दी से रिकॉल हो जाएगा आपका। अभी इमेज है तो इस पर पेंसिल चलेगी नहीं, तो मैं फोकस करके बता रहा हूँ, इनको देखिएगा। देखिए, ये है ना, ये देखिए 12 नंबर, ये फोकस करके मैं बता रहा हूँ। 12 नंबर पे क्या लिखा है, धर्मों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पे भी धर्मों के बीच आप देखो सहिष्णुता देख रहे हैं। और जो रॉक एडिक्ट नंबर 7 था, 7 पे आइए, ये है 7। अब यहाँ पे भी देखो, धर्मों और संप्रदायों के बीच सहिष्णुता, तो ये 7 में भी लिखा है और ये 12 में भी लिखा है। जैसे रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, इसके बारे में तमाम क्वेश्चन पूछे गए। कलिंग युद्ध के बाद जो पश्चाताप हुआ था अशोक को, ये बात किसमें लिखी है, ये मेंशन की गई थी रॉक एडिक्ट नंबर 13 में, है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, रॉक एडिक्ट नंबर जो 1 है, इसमें पशुवध और उत्सव के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो पशुवध का भी क्वेश्चन पूछा है। आपने धर्मों के बीच ये सहिष्णुता भी देख लिया, सम्मान देख लिया, और कलिंग युद्ध के बाद जो पश्चाताप था ये भी देख लिया। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, 1 मिनट लगेगा, सारी चीजें रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे, आगे वाले। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा और जूम हो सकता है, मैं और जूम कर दे रहा हूँ। आप लोग रोटेशन पे देखिएगा वीडियो, ठीक है, कोई छोटा फॉन्ट हो जाएगा अगर रोटेशन पे नहीं देखेंगे तो। यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। अब देखो, इसका क्वेश्चन ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, उस समय का डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा होगा। 1976 अगर होता तो करेक्ट आंसर हो जाता कतनिया घाट, क्योंकि कतनिया घाट की स्थापना हुई थी 1976 में। 75 में ऐसा किसी भी वन्य जीव अभयारण्य की यहाँ पे स्थापना नहीं की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन तो देखो चारों ही गलत है। 1976 अगर होता तो कतनिया घाट हो जाता। किशनपुर की बात करें तो ये 1972 की बात है। ठीक है, ये 1972 का था। चंबल 1900, ये 1979 की बात है। रायपुर के नाम से तो कोई है ही नहीं वन्य जीव अभयारण्य। रानीपुर है, रानीपुर, ये चित्रकूट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 1900 अगर 76 कर लेते हैं तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कीजिए। अभी हाल ही में, यानी जो सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हम लोगों ने माधव पढ़ा है ना। माधव माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये शिवपुरी में है। शिवपुरी कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। कौन सा नंबर है ये 58 में है। यानी टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में आज की डेट में, 58। ठीक है, 58, याद रह जाएगा। चलिए, हाँ, अब चूंकि टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो इसको भी जल्दी से याद कर लीजिए। एनटीसीए है ना, नेशनल, ये जो हमारी टाइगर
को लेके, कंजर्वेशन को लेके अथॉरिटी है, एनटीसीए बोलते हैं ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए की स्थापना किससे की गई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। यही मैनेज करता है एनटीसीए को, यही मैनेज करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो नेशनल पार्क है, मतलब ये बनते कैसे हैं, मतलब प्रोसीजर क्या है, चेन कैसी है? अब चूंकि ये जो क्षेत्र रहते हैं तो किसी स्टेट के रहते हैं, तो यहाँ पे प्रोसीजर जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ये प्रपोजल तैयार करती है, ठीक है, ये प्रपोजल तैयार करती है। प्रपोजल में क्या रहता होगा, यही रहता होगा कि अब इसको नेशनल टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए कुछ प्रोविजन रहते होंगे। ये प्रपोजल जाता है फिर एनटीसीए को, ठीक है, एनटीसीए को। एनटीसीए उसको देखती है, इनके प्रपोजल को देखती है स्टेट के। देखने के बाद फिर ये रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करने के बाद फिर फाइनली स्टेट गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन मिल जाती है एनटीसीए की, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उस वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या घोषित कर देता है? टाइगर रिजर्व घोषित कर देता है। अब टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा 1973 का है ना, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइगर रिजर्व में जो फंडिंग होता है ना, वो 60-40 का है, ठीक है। खासतौर से जो मुख्य भूमि पर स्थित है, पहाड़ी इलाका अगर देखेंगे तो फिर वो अलग हो जाता है, वहाँ पर 90 और 10 का हो जाता है। टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जो भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। कर लेंगे इतना? चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन एक करंट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 14 क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। चौथे क्वेश्चन में पूछा है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा की अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको दिमाग लगाइए, क्या उत्तर होना चाहिए? अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें और भूतापीय ऊर्जा की बात करें, जियो थर्मल की, तो इनका सन की एनर्जी से कोई संबंध है? पवन ऊर्जा तो समझ में आ रहा है भैया, हवा चलेगी तो पवन चक्की चलेगी, ऊर्जा बनेगी। बायोमास भी समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये एटॉमिक एनर्जी है और जियो थर्मल है, इसका तो कोई डायरेक्ट संबंध नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर तो दोनों हो जाएगा, ए ऑप्शन भी हो जाएगा, बी ऑप्शन भी हो जाएगा। व्युत्पन्न तो समझते हैं ना, व्युत्पन्न मतलब ड्राइव, जो सन की एनर्जी से ड्राइव नहीं हो रहा हो। तो सन की एनर्जी से ड्राइव होने वाली एनर्जी विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी भी है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन कीजिए। चलिए इससे संबंधित यहाँ पे जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, अभी करंट अफेयर शायद अगस्त फर्स्ट वीक की करंट अफेयर जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, उसमें मैंने डिस्कस कराया था कि टोटल इंस्टॉल्ड जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है आज की डेट में, अगस्त 2025 तक, एनर्जी इंस्टॉलेशन या फिर एनर्जी ये कैपेसिटी, ये कितना है अभी? 484 पड़े थे, 484 गीगावाट। इसी में दोनों है, इसी में फॉसिल भी है और इसी में नॉन फॉसिल भी है। मैंने आपको सारी चीजें रिकॉल कराई थी कि फॉसिल में कितना है ना। फॉसिल में तो कोल ही आ जाता है मेजर, ये भी 49% का ये पार्टिसिपेशन करता है। और नॉन फॉसिल के बारे में ये बताया गया था आप लोगों को कि इस बार नॉन फॉसिल का जो कंट्रीब्यूशन है, ये फॉसिल फ्यूल को सरपास कर गया है। याद आ रहा है कुछ? सरपास तो कर ही गया, जब कोल का 49 पॉइंट समथिंग है, तो ये फिर 50 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा ना। तो आपको बढ़ा हुआ डेटा दिख रहा है नॉन फॉसिल का। अब चूंकि नॉन फॉसिल में तो बहुत सारी चीजें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, मैंने आपको लार्ज हाइड्रो वाला भी बताया था, ठीक है। इसी में न्यूक्लियर वाला भी रहता है, ये नॉन फॉसिल है। नॉन फॉसिल में क्या क्या आता है? रिन्यूएबल एनर्जी आता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में फर्दर है, सोलर एनर्जी आ जाएगा और विंड एनर्जी आ जाएगा। ये जो लार्ज, यहाँ पे साथ में एक चीज और ऐड कर लीजिए, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और स्मॉल हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर। मैंने आपको वहां पे बताया था कि इंडिया में लार्ज हाइड्रो जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ये अलग चीज है। इसका कारण भी बताया था कि जो हमारे यहाँ डैम है, क्योंकि अगर बड़ा प्लांट रहेगा, बड़ा हाइड्रो पावर रहेगा, तो बड़ा सा डैम बनेगा। तो बड़े डैम से तो काफी चीजें नुकसान हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। जैसे हैबिटाट भी नुकसान होता है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में बनता है डैम। वहाँ पे जो इकोसिस्टम रहेगा वो भी चौपट हो जाएगा। वहाँ पे जो कम्युनिटी अगर रहती होंगी तो उनको भी डिस्प्लेस किया जाएगा। तो इस वजह से लार्ज हाइड्रो प्लांट को
रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं किया जाता, कंसिडर नहीं किया जाता, खासतौर से भारत में। और भी देश हैं जहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन हाँ ऐसे भी देश है जहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के अलग पैरामीटर है, वहाँ पे कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता होगा, वहाँ पे जमीन अच्छी खासी रहती होगी, पॉपुलेशन कम रहती होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टारगेट याद रखिएगा, टारगेट नहीं, जो अभी कैपेसिटी है हम लोगों की वर्तमान में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। 1986 का है ना, साथ में हम लोग 1972 भी पढ़ते हैं। 1972 अभी देखा आपने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा। फिर 1980 भी पढ़ते हैं, 1980 पढ़ते हो फॉरेस्ट एक्ट। फिर 1986 आपने देख ही लिया, ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 2002 का पढ़ते हैं, 2002 का क्या है, बायोडायवर्सिटी एक्ट है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट, ये पर्यावरण से संबंधित ये जो चार पांच है ना एक्ट, इनको याद रखा कीजिए। ये पुराना हो गया, इसको हटाइए। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन हटाइए। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है ये पूछा है। अब चूंकि ये भी डेटा चेंज हो ही गया होगा है ना, क्योंकि ये 2023 का है, बहुत ज्यादा नहीं है पुराना डेटा। ये जो पेपर है खैर 2023 का है, लेकिन ये डेटा तो वही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश, ये जूट लिख रहे हैं, तो यूपी में जूट तो नहीं होता यार, है ना। असम में गेहूं लिख रहे हैं, गुजरात में चाय लिख रहे हैं, और केरल में रबड़ लिख रहे हैं। सही सुमेलित कौन सा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए क्या होगा। तो केरल का जो रबड़ है यही दिख रहा है ना, यही सही है। जूट यूपी में थोड़ी ना होता है, ये तो आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, आपको दूसरे देश जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा। गेहूं के लिए यूपी आना पड़ेगा, ठीक है। चाय के लिए असम आना पड़ेगा। यहाँ पे डी सही है। नवा क्वेश्चन देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसे बोलते हैं डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और डीडीटी कैसा है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बायोकेमिकल पोल्यूटेंट है, नॉन पोल्यूटेंट है, ये इस तरीके से पूछा है क्वेश्चन। तो डीडीटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसका अपघटन नहीं कर पाता है, ठीक है, तोड़ नहीं पाता है। तो जो टूटते नहीं है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, जैसे डीडीटी हुआ, मरकरी हुआ, लेड हुआ, या फिर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो सब हुए, ये ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। ये ऑप्शन है यहाँ पे, राइट हो जाएगा। पॉल्यूटेंट दो प्रकार के पढ़ते हो ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट पढ़ते हो, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़ते हो। प्राइमरी में वो होते हैं जो जिस रूप में निकलते हैं पर्यावरण में उसी रूप में बने रहते हैं, और सेकेंडरी क्या होते हैं, ये सन की एनर्जी से या फिर जो गैसेस हैं वातावरण में उनसे रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है या फिर पॉल्यूटेंट बनता है वो सेकेंडरी हो जाता है, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डी के करवे साहब को आप जान ही रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को जान रहे हैं, मालाबारी साहब को भी जान रहे हैं, जल्दी से मिला दीजिए। करवे साहब, अब देखो यहाँ पे, हाँ उनका काम भी लिखा है बट आसान है क्वेश्चन। विडो रीमैरिज की बात किसने की थी भैया? करवे साहब हो जाएंगे। ठीक है, और विद्यासागर साहब तो ये संस्कृत कॉलेज के लेक्चरर थे, प्राचार्य थे। मालाबारी साहब बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष, तो यहाँ पे डी के करवे साहब को हम लोग मिला देता है रीमैरिज से, विडो रीमैरिज से, यानी ए का टू हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को क्या पढ़ा है? ये तो प्रिंसिपल है ना, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, ये फोर हो जाएगा। वी एम मालावारी साहब, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा इनका। और बैथुन साहब है, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, ये वन हो गया, ये थ्री हो गया, यानी 2143, 2143 ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां में, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये तो 2011 के सेंसस के अनुसार बताना पड़ेगा, है ना। इस बार के आरओ पेपर में सेंसस से काफी क्वेश्चन आए थे, तो ये जो है ना सेंसस, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। 200-400 क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। वैसे भी पतली किताब है, कई सालों से उसको हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, बस रिकॉल ही करना होगा। तो ये उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कई सालों से तो वही डेटा चल रहा है ना 2011 का। और अगला सेंसस तो 2027 में होगा, 2026 में पहला चरण होगा, है ना, अक्टूबर 2026। ये भी हम लोगों ने करंट में पढ़ा था।
तो यहाँ पे सर्वाधिक भाग जो नगरी है ये है जैन का। ठीक है, जैन का, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स और उनकी लोकेशन बता दीजिए। बटेश्वर पहाड़ी, पिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला और धूसी पहाड़ी। कठिन क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि लोकल ये जो है ना हिल्स, उनके नाम पूछे गए, और जिसमें से जो सबसे आसान है वो बटेश्वर ही है। बाकी तो हो सकता नहीं भी सुने हो। बटेश्वर पहाड़ी बिहार की है। ठीक है, बिहार की है। अब देखो, ये जो चिन नाम है, इससे कुछ हद तक आप साउथ ईस्ट रीजन लगा सकते हो। नाम जो है ना चिन, तो ये नॉर्थ ईस्ट आप लगा सकते हो, मणिपुर। जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुक्का ही मानना है। तो बेस्ट ऑप्शन तो देखो टू ही लग रहा है इसका, क्योंकि इस तरीके के नाम आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रीट कर सकते हो। तो सी का टू, और सी का टू एक ही ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया था एक ही ऑप्शन से, है ना। बटेश्वर जो है ये बिहार की है, और बेलारी ये कर्नाटक की है। चिन आपने देख ही लिया, मणिपुर। और धोसी पहाड़ी ये हरियाणा की है। ठीक है, 34 से 21 इसका आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा सही है। निर्धनता के लिए इन्होंने पैरामीटर बताए हैं, इनकम पॉवर्टी है, एक ह्यूमन पॉवर्टी है, या फिर दोनों है। यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर है। 14वां क्वेश्चन बहुत आसान, और मुझे लगता है सैकड़ों बार क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। जो गलत है वो बताना है। बालको कहाँ पे भैया? बालको तो कोरबा में है, ये भी सही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल, ये हीराकुंड में है। और सबसे नीचे जो डी ऑप्शन में लिखा है हिंडाल्को, हिंडाल्को रेनीकोट में है। लेकिन ये जो मालको लिखा है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में, चेन्नई में नहीं है। अब चूंकि तमिलनाडु तो स्टेट हो गया, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर शहर हो गया, तो तमिलनाडु के ये, तो ये तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सलेम जिले में। सलेम जिला जो है ये मिनरल के लिए भी बहुत फेमस है, मिनरल्स के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत था। ठीक है, गलत था। 15वां क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जाने रहिए, कोविड 19 के नॉर्म्स जो थे, ये इनका उल्लंघन किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। पार्टी सार्टी दिए थे, जिसमें काफी लोग अटेंड कर लिए थे, और नॉर्म्स वगैरह होंगे कि इतने लोग आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग आ गए होंगे। ये उससे संबंधित है। ठीक है, उससे संबंधित था। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। चार पार्टी आपके पास है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी तो समाजवादी पार्टी यानी एसपी जो है, और बीएसपी जो है, बीएसपी पुरानी पार्टी है एसपी से, इतना तो जान ही रहे होगे। तो एक बताना कैसे, कालक्रम अनुसार यानी पहले के बाद ही दूसरा आएगा, इतना तुम्हें पता चल गया। पहले के बाद दूसरा आएगा, इसमें तो गलत है। पहले के बाद दूसरा, इसमें तो है, ये हो सकता है सही। पहले के बाद दूसरा, ये गलत हो गया। पहले के बाद दूसरा, इसमें भी है, यानी दो ऑप्शन हम लोगों ने रिजेक्ट कर लिए, इतने से, यहाँ पे इतनी सी जानकारी से। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में। मैं स्थापना भी बता दे रहा हूँ। बीएसपी की स्थापना की गई थी 1984 में, और एसपी की 92 में, ये 92 है। और बीएसपी की स्थापना की गई थी 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 98 में की गई। ठीक है, 1998 में। तो सबसे सबसे पुरानी पार्टी तो 1982 तेलुगु देशम हो गया, तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन निकल के आ गया। कर लेंगे, चलिए। 7वां क्वेश्चन नहीं करना है। 18वां क्वेश्चन, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे। पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम। ये ये जो इन्होंने दिया है ना, ये रिसर्च किया है, सर्वे किया है, किसने किया था ये पूछा है। इनका नाम है चार्ल्स बूथ। ठीक है, चार्ल्स बूथ। ये देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। औरंगजेब, 1707। 1707 में क्या हो गया था, इसकी मृत्यु हुई थी ना 1707 में। देवराय की लड़ाई है, बनारस के पास सूजा की पराजय है, सामूगढ़ की लड़ाई,
धर्मत में विजय। चारों ही विजय देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। अब देखिए ये क्वेश्चन ना उस समय का कठिन क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें तीन जो वॉर हैं वो सेम ईयर की हैं। जैसे देवराय की लड़ाई की अगर बात करें तो ये तो ठीक है, 1659 की बात है। बनारस के पास सूजा की पराजय जो हुई थी, ये फरवरी 1658 की बात है। सामूगढ़ की लड़ाई ये 29 मई। अब यहाँ पे देखो ईयर सेम कर दिया, सेम है मतलब 15 अप्रैल 1658। तो तीन ईयर देखो सेम ईयर है, तीन वॉर जो है वो सेम ईयर की है। तो यहाँ पर डेट कैसे याद रखा जा सकता है, कठिन है। इसके लिए थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको एक टाइमलाइन पता होगा ना, किसके बाद क्या हुआ था, तब ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2431 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉज कर लेना वीडियो को और ईयर याद कर लेना सबके। 20, केबुल लमझाओ नेशनल पार्क बहुत आसान है, कहाँ पे भैया? डांसिंग डियर याद आ रहा? डांसिंग डियर के लिए फेमस है ये। एक डियर है जो डांस करता है वहां पर, ठीक है, केबुल लमझाओ। और ये नेशनल पार्क है, ये है लेक में, लेक के अंदर, ठीक। लोकटक लेक, कहाँ पे है लोकटक? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। 21, महासागर है अधिकतम गहरा बिंदु। ट्रेंच पूछा है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। मराइना ट्रेंच कहाँ है भैया? तो पैसिफिक ओशियन में है। सुंडागढ़ हम लोग अपने सागर में पड़ता है, ठीक। उसके बाद प्यूटो रुको, बहुत फेमस है ना प्यूटो रुको, ये अटलांटिक ओशियन की है। और मेलॉय द्वीप, ये 4 हो गया। कर लेंगे, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, और फिर 2 हो गया। 34 12, बी ऑप्शन सही। 22वां क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस एक ही है अभी फिलहाल। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, आर्टिकल बताइए फटक से, कमेंट करके बताइए। ये जो सीएजी साहब है, इनका ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। सीएजी साहब अपनी रिपोर्ट फाइनली किसको भेजेंगे? फाइनली तो भेजते हैं, किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। ये फिर संसद के पटल पर रखवाता है। इतना क्लियर है। अब सीएजी का काम क्या है भैया? लेखा जोखा देखते हैं, भारत सरकार का भी देखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी देखते हैं, ये भी ध्यान रखना। स्टेट गवर्नमेंट का भी लेखा जोखा देखते हैं, ठीक है, सब सेंट्रल का या फिर यूनियन का मत समझिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 23 हटाइए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, जो बायोमास स्रोत है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस पूछा है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सीएफसी तो होता है, सीएफसी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, साथ में वाटर वेपर भी ले लीजिए, ठीक है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैस फ्लोरोकार्बन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ठीक है, साथ में मीथेन भी है। आर्गन नहीं है, ठीक, आर्गन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 देखें, व्यक्ति हैं और इनका संबंध किससे है? अगेन इजी क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, और एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। और राजीव देसाई यहाँ पे ये, सॉरी, ये हो जाएगा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। और एल के झा साहब आर्थिक प्रशासन सुधार। 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 34 21, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 27 देखिए, पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दीजिए। 28 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, फुटपाथ विक्रेता, डी ऑप्शन ठीक है। इसको भी हटा दीजिए। हाँ ये देखिए, आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, यहाँ पे ये परमिसिबल नॉइस लेवल जो है ये बताना है, डेसिबल यूनिट होती है। और आसान सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डेसिबल जो लिखा है यहाँ पे 70 लिखा है। अब 70 यहाँ पे देखिए कहाँ पे हो सकता है, साइलेंट जोन में तो होगा नहीं, है ना, रेजिडेंशियल एरिया में भी नहीं होगा, यानी ए और बी का 4 तो नहीं होगा, है ना। तो बी में 4 एक दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब है पहला ऑप्शन गलत हो गया। शांत क्षेत्र लिखा है तो सबसे छोटी जो डीबी होगी वही उत्तर हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, बी का 1, यानी दो ऑप्शन ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया।
उसके बाद जो डेसिबल होगा वो आवासीय क्षेत्र का हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 भी दोनों में है। अब यहाँ पे परीक्षक जो है ना वो आपसे बस यही जानने के लिए पूछा था, औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा डेसिबल है या फिर कमर्शियल क्षेत्र में। मशीन्स आप सबसे ज्यादा कहाँ पे देखते हैं, कमर्शियल एरिया में देखते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं, बताइए। ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है आपको मशीनों का यहाँ पे पूरा आपको जंजाल दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे जो साउंड लेवल रहेगा, नॉइस लेवल जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, यानी सी का 4 होगा। ठीक, सी का 4 होगा, यानी सी का 4, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है। चलिए 31 देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में बताना है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए ये किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, और इनके आगे पीछे कौन था ये भी साथ में रिकॉल कीजिए। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ये कह रहे हैं चंद्रगुप्ता सेकंड जो है, रजत मुद्राएं स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस के रूप में, ठीक है। और इन मुद्राओं की तौल जो है वो लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये दोनों बातें क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है या फिर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दोनों बातें याद रखनी है। मुद्राओं की तौल जो थी वो 33 ग्रेन हुआ करती थी, और स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो हुआ करते थे ये रजत मुद्राएं थी। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो आपने 2023 में माल्थस की थ्योरी देखी, है ना, जो अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन पे इन्होंने थ्योरी दी है। 2024 में भी आपने क्वेश्चन देखा प्रीलिम के पेपर में। 2022 का जो हम लोग पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं इसमें भी आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। ये इन्होंने किस पर चर्चा की, इन्होंने थ्योरी जो है अपनी पॉपुलेशन जो थ्योरी है वो किस पे दी है। अब मैं पॉपुलेशन बोल ही रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा, है ना, जनसंख्या हो जाएगा। और ये जो इनका प्रिंसिपल था वो आपको पता है ना, इन्होंने फूड के बारे में और साथ में पॉपुलेशन के बारे में दोनों को रिलेट करके बताया। फूड का प्रोडक्शन और साथ में पॉपुलेशन। माल्टा साहब कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन जो है ये अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिकली प्रोडक्शन होता है या फिर ग्रोथ होती है। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 यूनिट, 5 से फिर 6 यूनिट ड्यूरिंग टाइम स्पान। लेकिन वही पॉपुलेशन में बताते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियली होती है, जियोमेट्रिक होती है। 1 से 2, 2 से 4 होगा, 4 से 8। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की नंबर आप देख रहे हैं और फूड का प्रोडक्शन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए आप यहाँ पे क्या देखते हैं, फूड जो सेफ्टी का इशू है ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हैं और फूड का प्रोडक्शन कम है। ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। ये देखिए कथन कारण का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी का। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, यानी लैटिट्यूड पर स्थित है। ये मैप बना तो हो नहीं पाएगा, मैपिंग आपकी ठीक होना चाहिए, है ना। पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं आप, स्टूडेंट हैं आर ओ के, तो मैपिंग आपकी ठीक होना चाहिए। मैपिंग से क्वेश्चन तमाम आते हैं, मैपिंग अगर ठीक होती है तो ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चंस बन जाता है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस है। ये जियोग्राफिकल लोकेशन आप दोनों की देख रहे हैं, आगरा की लोकेशन भी देख रहे हैं और दार्जिलिंग की देख रहे हैं। दार्जिलिंग कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में है, और आगरा कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में है। इनकी लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या सेम है, एक ही लैटिट्यूड पे दोनों बिलोंग करते हैं। ये तो बिना मैप के हो ही नहीं सकता, इसका तो मैप देखना पड़ेगा। मैप अगर पास में है तो तुरंत अभी खोल लीजिए, तभी फायदा होगा आपको। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कारण लिखा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इतनी बात सही है। टेम्परेचर डाउन होता है, आप जैसी हाइट पे जाएंगे तापमान घटता रहता है, आपने टेम्परेचर लेफ्ट रेट पड़ी हुई है। तथा विरल वायु के कारण, विरल का मतलब है यहाँ पे, इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो। विरल का मतलब है नहीं यार, मतलब वहां पे डेंसिटी बहुत कम है वायु की। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। कारण, कारण के बारे में बताइए क्या लिखा हुआ है, सही है कि गलत है।
ये चीज कितना, मतलब मैप अगर आपकी ठीक नहीं है तो ये क्वेश्चन जो कथन में लिखा है ये बिल्कुल भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप दार्जिलिंग, आप लोगों को लगेगा कि ये एक ही लैटिट्यूड पे कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक ही लैटिट्यूड पे है। ठीक है, मैप खोलिए, आप उसको देखिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल मिनिमल फर्क है। ठीक है, उनको एक ही अक्षांश पर बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही अक्षांश पे होने से इतना नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि टेम्परेचर भी समान रहे, है ना। क्योंकि वो तो जियोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि कोई क्षेत्र कहाँ पे लाई कर रहा है। अब चूंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और आपने जो थिन एयर देखा, थिन एयर मैदानी भागों में रहेगी या फिर पहाड़ी भागों में रहेगी। अब पहाड़ी भाग जो है वो ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर जो एयर की डेंसिटी है वो थिन रहती है ना, डेंसिटी कम रहती है। तो कारण में जो लिखा है वो सही तो लिखा है ना। कारण जो एक्सप्लेन कर रहा है वो सही कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। इसका मैप जरूर देखिएगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं लगाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो प्लीज आप लोग इसका मैप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्लांट डिसीजेज हैं कुछ फैक्टर। आर ओ में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट डिसीज से पूछा गया था। अब देखो, पादप रोग के नाम ये लिखे हैं, गेहूं का साहू रोग लिखे हैं, और आलू का कृष्णकांत रोग लिखे हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग लिखे हैं, रेड रॉट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और खट्टे नासर, ये होता किससे, कारक पूछा है। इंसेक्ट से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, फंगस से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो जो सबसे आसान है उसको पकड़िए, बी ऑप्शन आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, गन्ने का लाल सड़न रोग, ये किससे होता है। ये जो रेड रॉट है ये फंगस से होता है, ठीक है, फंगस यानी कवक से। तो बी का तो हो जाएगा फोर, बी का हो जाएगा फोर, एक ही ऑप्शन में फोर है। हम लोगों को उत्तर मिल गया। अब इनको बढ़िया से सीखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सीखिए। खट्टे नासर जो है ये होता है बैक्टीरिया से। हो सकता है आपको 2025 में मिल जाए ये प्रीलिम के पेपर में, एज इट इज नहीं मिले, कुछ कुछ मिल जाए, कृष्णकांत रोग मिल जाए, फायदा हो जाएगा आपका। रेड रॉट आपने देख लिया, कवक से। और कृष्णकांत रोग जो है ये होता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक। और गेहूं का जो साहू रोग है, इसको भी याद रखिए, ये होता है कीट से, ठीक है, इंसेक्ट से। 35 देखें, इसको हटाइए। 36, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह के बारे में पूछ रहे हैं, चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग। सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट सैटेलाइट जो है वो किस प्लैनेट के हैं, किस प्लैनेट के हैं। जुपिटर के हैं या फिर सैटर्न के हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि। एक कमेंट करके बताइएगा। ये सैटर्न प्लेनेट पे पूछ रहे हैं कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जा रही है। तो रिसर्च में क्या बताया गया भैया, फाइंडिंग्स में क्या बताया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, ठीक है। चलिए 37, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। देखो इनकी तो अलग अलग स्टेजें रही हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। तो जो शुरुआती लक्ष्य था वो तो यही था, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है, ठीक है। चलिए, हाँ 38 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। 73 और 74 हम लोग पढ़ते हैं, 74, 73 और 74, 1992 एक्ट जो है वो 1992 का है। लागू वर्ष अगर पूछे तो 1993 कर दिया कीजिए। और यहाँ पे पंचायतें हैं और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज है। यहाँ पे इन संविधान संशोधन के माध्यम से इन पीआरआईज को, ये जो है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। और यही संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। पार्ट नंबर कौन सा है, जल्दी पार्ट नंबर बता दीजिए। पार्ट नंबर 9 पढ़ते हैं। यहाँ पे पी आ रही है। और पार्ट नंबर 9 ए, 9 ए में म्यूनिसिपैलिटीज है। पार्ट नंबर 9 भी कभी कभी पूछ लेता है। 9 भी जानते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये बाद में जोड़ी गई थी। हाँ 39 देखें, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम, ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना, इसको हटाइए। 40 देखिए, सत्य शोधक समाज,
आसान सा क्वेश्चन है ये भी। संस्थापक फाउंडर पूछ रहा है, फाउंडर ज्योतिबा फुले थे। गैर ब्राह्मण आंदोलन था, ये भी आपको पता है। इनकी एक पुस्तक थी बड़ी फेमस, उसका नाम याद रखें। उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। मैचिंग मैचिंग में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा, गुलामगिरी। हाँ 41 देखिए, अगेन इजी क्वेश्चन। मानस कहाँ का है? ये असम का हो जाएगा, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल का है, नंदा देवी। ये यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। यूपी दे दिया, गलत है। एक समय पे हुआ करता था जब उत्तराखंड यूपी का भाग, तब ठीक था। बड़े क्वेश्चन तो, पेपर तो हम लोग 2023 का कर रहे हैं ना, तो इन्होंने गलत बनाया है, ये क्वेश्चन ही गलत है। और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी बन। तो ये मिला लीजिएगा यहाँ पे। ऑप्शन के हिसाब से तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि यूपी यहाँ पे गलत ऑप्शन है, उत्तराखंड होना चाहिए था। चलिए 42। म्यांमार का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पेगू योमा। इंपॉर्टेंट है ये जोन, ये रीजन, पेगू योमा। ये मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पेगू योमा म्यांमार का है। पहला क्वेश्चन है। और किस लिए फेमस है, दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए, वन डी और ओडी और ओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए लॉन्च किस ईयर में हुआ था ये स्कीम। एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित प्रयोगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमेठी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, आगरा। अमेठी मूंज प्रोडक्ट के लिए ठीक है ये तो। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, ये भी ठीक है। आगरा चर्म उत्पाद, लेदर प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। लकड़ी के खिलौने, बागपत तो नहीं है ना? बागपत ये गलत है। बागपत किस लिए फेमस है? सजावटी सामान के लिए, घरेलू सजावटी सामान। गलत पूछा था यहाँ पे, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 देख लीजिए, सुल्तानगढ़ी लाल महल जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। सुल्तानगढ़ी का कराया था निर्माण इल्तुतमिश ने। लाल महल का कराया था बलबन ने। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन गलत दिया है, जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद जो है ये हिजर खान ने बनवाया था, हिजर खान ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा तो आसान है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मिला लेना। अब ये कॉम्बिनेशन तो गलत है ना, क्योंकि खिजर खान ऑप्शन में नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स। बी ऑप्शन ठीक है। 46 आसान सा क्वेश्चन है पॉलिटी का, कई बार हम लोग रिवाइज करते भी रहते हैं ये। सूचियां कितनी है? टोटल सूचियां 12 है। मूल संविधान में 8 सूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं है लैंड रिफॉर्म, 10वीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, 11वीं है इसमें पंचायत है। ठीक है, और 12वीं में म्यूनिसिपैलिटीज है। यही पढ़ते हो ना, अलग अलग संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और अमेंडमेंट अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे थर्ड शेड्यूल पूछा है, और फोर्थ शेड्यूल है, सेवेंथ है और 8वां। 7 शेड्यूल में तो हम लोग पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, शक्तियों का पृथक्करण 7वीं अनुसूची में है ना। तो ये हो जाएगा सी का 4। लिस्ट पढ़ते हो ना इसमें, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हो, स्टेट लिस्ट पढ़ते हो, यूनियन लिस्ट पढ़ते हो। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में क्या है? यहाँ पे शपथ है, ओथ है। आपको ये भी बताया था, अगर प्रेसिडेंट का पूछे कि प्रेसिडेंट की जो ओथ का फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो थर्ड शेड्यूल में है कि नहीं है, तो आपको बता देना है नहीं है। ठीक है, शेड्यूल में प्रेसिडेंट का प्रारूप नहीं है, शेड्यूल 3 में। फोर्थ अनुसूची, ये काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है इसमें, बी का 1 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, हो जाएगा ना। चलिए 47 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। दूध सागर कहाँ पे भैया? वाटरफॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पलानी हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश का, दूध सागर हम लोग गोवा में पढ़ते हैं। ए का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ए का 4 है, डी का 3 है। 4 3 देखना है लास्ट में। 4 1 गलत है, यही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ए का 4, बी का 1। बरकाना का कर्नाटक है। खंडाधार ये उड़ीसा हो जाएगा। मार्क कीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, और जो आपको नहीं पता है उनको याद करिए वीडियो को पॉज करके। 48 देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है।
पीआरआईज पर हम लोग ये तमाम कमेटीज पढ़े हैं, जो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंह भी। बी आर मेहता तो सबसे पुरानी है, तो 1957 हो जाएगा। अशोक मेहता 97 की, एल एम सिंह भी 86 की है। पी के थुंगुन समिति है 1988। लाइन से मिला हुआ है तो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 49, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण मैं इमेज यहाँ पे डाल दूंगा इसकी, तो देख लीजिएगा। रमादी है, टिकरित है और बगदाद है। बसरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बसरा। 50 देखिए, अप्रैल, ये हटाइए, ये भी हटा दीजिए। 52 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्कीम से देखो, एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं स्कीम्स पर। ये टॉपिक जो है ना रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है टफ है, टफ होता है। ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम जो है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्वर्ण जयंती, देखो ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अगर एक भी आ जाता है तो कम से कम रिजेक्शन करने में आसानी हो जाती है। तो आप 23 का पेपर देखेंगे, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट पे देख लेना पूरा वीडियो। आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। एनआरएचएम जो है ये 99 का है, ठीक। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2005 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1995 का। 1995 में हम लोग मिड डे मील भी पढ़ता है ना, जिसका नाम अब चेंज हो गया है पीएम पोषण। पीएम पोषण, पीएम पोषण योजना जो है, मिड डे मील का नाम चेंज हुआ, पीएम पोषण कब हुआ? 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये 2001 का है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वीडियो को पॉज कीजिए, इनको रिकॉल कीजिए। 53 हटाइए, 54 देखिए। ऊष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन पूछा है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, स्टेबल फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो देखो यार, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन हैं सारे, पहले पूछे जा चुके हैं कई बार, हम लोग टेस्ट सीरीज में भी ये सारे डिस्कस किए। ग्रेफाइट को मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन बोला जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आपने स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का भी पढ़ के रखा है और डायमंड का भी पढ़ के रखा है। ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में खास बात यह है कि ग्रेफाइट अपने लोअर लेवल में जब रहता है, यानी लोअर लोअर लेवल ऑफ एनर्जी, लोअर लेवल ऑफ एनर्जी में भी ग्रेफाइट एग्जिस्ट कर लेता नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, यही सबसे बड़ी वजह है इसको स्टेबल रखने की। तो रीजन में अगर पूछा जाए तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? मैमल्स पूछा है, और जो एग को ले करता है, एकिडना है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटिपस पढ़ते हैं हम लोग, है ना, प्लेटिपस पढ़ते हैं। 56, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या फिर मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र, ये जो बोट्स के मॉडल हैं या फिर फिगर्स हैं, ये मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 57 देखें, सेंसस का क्वेश्चन। सेंसस इस बार करके जाइएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। इन चारों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? कानपुर की है, सेकंड की है। ठीक है, कानपुर की। उसके बाद लखनऊ की है, फिर गाजियाबाद की है, और इन चारों में सबसे कम है आगरा की। तो ये अपना कॉम्बिनेशन बन जाएगा, दूसरा चौथा पहला तीसरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है। 58, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति यानी टाइडल एनर्जी की बात कर रहे हैं। टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किस क्षेत्र में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। कुछ भी नई बात नहीं है इसमें, स्टैटिक क्वेश्चन है। खंबात की खाड़ी, खंबात कोस्ट जो है, यहाँ पे टाइडल एनर्जी को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। 59, जल जीवन मिशन, करंट पीडीएम में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जल जीवन मिशन किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? बताइए भैया जल्दी से। जल जीवन मिशन शुरू किया गया था 2019 और 20 के बजट में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20। 60, 60 देखिए। कुछ यहाँ पे इवेंट्स हैं, उनको अरेंज करना है। गदर पार्टी की स्थापना हम लोग जानते हैं 1913 में हुई थी। चिटगांव, ये जो आर्मरी रेड था, चिटगांव आर्मरी रेड, ये कब की बात है? 1930 की बात है ना, 1930 की बात है। और केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये 1929 में हुआ था। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना,
ये 1914 की बात है। ठीक है, ये ईयर आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री से देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ पूछ रहा है पीसीएस और आरओबी। मतलब वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर तीन चार ऑप्शन कॉम्बिनेशन बना के एक साथ चार पांच जानकारी आपसे लेता है। तो यहाँ पे फिर मैच कराते रहिएगा। ठीक है, मैंने ईयर लिख दिया है। 61 देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने, ये अच्छा क्वेश्चन है, रूरबनाइजेशन यानी ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। इनका नाम है जीएस भुर्रे। डी ऑप्शन सही है। ठीक। 62 पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे। क्या है, कोविड 19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक, उस टाइम पे है ना बनावन ये सब सारी वैक्सीन लॉन्च हो रही थी। सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका, ये डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक था। ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया करंट का, बट ऑपरेशन है तो जाने रही है। यूक्रेन मेडिकल स्टूडेंट्स जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा था। ठीक है। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। इसमें देखो क्या पूछा है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। अब इसके नाम से ना तो ये चल रहा है कि ये वायरल है, ना ये पता चल रहा है बैक्टीरिया है। मतलब किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है, यह एक क्या है, यह एक बैक्टीरिया है। यह एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, ये भी ए ऑप्शन भी ठीक है, और निमोनिया भी ठीक है। निमोनिया तो फिर जान रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लंग्स को, फेफड़ों को। ठीक। यहाँ पे खुद एक ऑप्शन इन्फ्लुएंजा लिखा है, तो इन्फ्लुएंजा तो ये वायरल है, वायरल से वायरल डिसीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ए और डी। 65 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इको मार्क किसे दिया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को मार्क किया जाता है इको मार्क से जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 66 अगेन स्टैटिक क्वेश्चन। रामानुज का विशिष्ट द्वैत है, और माधवाचार्य की फिलॉसफी थी द्वैत। ठीक है। निम्बार्क के जो है, ये था इनका था द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ये जो फिलॉसफी है इनको टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इनको ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना। अगर समय हो तो देख लीजिएगा, फिलॉसफी फिलॉसफी का ये टॉपिक है, हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। ठीक। और बाकी आप एक भी डालेंगे गूगल पे ना, तो फिर कनेक्टिविटी में सारी चीजें आ जाती हैं, तो सारा चीज रिकॉल हो जाता है। 4 3 2 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 में पूछा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आसान आसान से क्वेश्चन है, हिंदी में देखो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कोशिका ही लिख दिया। ये फोटोवोल्टिक सेल सेल जो है यहाँ पे अलग चीज है ना, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है। खैर वो ट्रांसलेशन की दिक्कत है, फोटोवोल्टिक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। सोलर एनर्जी को इसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक। सेल तो ही काम करते हैं फोटोवोल्टिक सेल, जो पैनल लगे रहते हैं, छत पे लगाते हैं लोग, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या पूछा, डॉल्फिन डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन डे बताइए, डॉल्फिन डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 5 अक्टूबर। 69 भी आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, डेंगू बुखार, पीडीएम में ही कवर करते रहते हैं ये सारी चीजें तो हम लोग, है ना। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, वेक्टर पूछा है। वेक्टर कौन है, एडीज। ठीक है। 60 नहीं सॉरी 70, 70 में पार्टी का नाम लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। अब इस तरीके से तो हम लोगों ने कोई पार्टी पढ़ी नहीं है, या फिर यूनियन पढ़ा नहीं है। हाँ HSRA जरूर पढ़ा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, ये जरूर पढ़ा है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक यूनियन के नाम से ये संस्था नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी उस हिसाब से है नहीं। तो क्वेश्चन उस टाइम पर ये गलत फ्रेम क्वेश्चन था। ठीक, इसको हटा दीजिए। HSRA बताइए, उससे पहले क्या था, ये HRA था। HSRA बाद में हुआ था 1900 शायद 28 में, है ना। कौन था इसमें, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद साहब थे, और भी लोग थे। 71 देखिए, विधानसभा की सदस्य संख्या पूछा है, स्टेट्स पूछे हैं, और जो गलत है वो बताना है। यूपी में 403 लिखा है विधायकों की संख्या, और ये लोकसभा की ए सॉरी विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, विधान परिषद की नहीं। तो ये 403 जो लिखा है वो सही लिखा है। मणिपुर में जो 62 लिखा है ये गलत है। ठीक है,
ये है 71। गोवा में 40 ठीक है, उत्तराखंड में 70 ठीक है, मणिपुर में 71 है, और उत्तर प्रदेश का 403 भी सही है। गलत पूछा था, गलत हो जाएगा टी। चलिए क्वेश्चन बताइए। अगर हम लोग विधान परिषद की बात करें, तो विधान परिषद में विधानसभा की कितने परसेंट सीट हो सकती है? 10%, 15%, 20%, या फिर कुछ और परसेंट? एक कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक इसका एक सेपरेट आर्टिकल भी है, आपको आर्टिकल को भी मेंशन करना है। 2023 का जो पेपर किया है हम लोगों ने, उसमें मैंने आपको ये चीज रिवाइज कराई थी। 72 देखें, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी का, सॉरी ये साइंस का। साइंस में ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो जो भी कंपाउंड होते हैं पहले उनको जान लीजिए। अब इसमें देखो, अगर इसका आप नाम देखेंगे स्मॉग, तो स्मॉग में दो चीजें हैं, एक तो स्मोक है और दूसरा फॉग। दोनों को मिला के बनता है स्मॉग। तो फॉग भी आप जान रहे हो, स्मोक भी जान रहे हो। स्मोक मतलब धुआं और फॉग मतलब धुंध। तो इन दोनों का जो मिक्सचर रहता है उसे बोलते हैं स्मॉग। और इसमें जो पॉल्यूटेंट रहते हैं, पॉल्यूटेंट में नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाता है, ओजोन इसमें रहता है, साथ में पीएन मिल जाता है। पीएन पढ़े हो ना, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? कमेंट करके बताइएगा। पेन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, प्रॉक्सी एसिटल नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? ओजोन ही दिख रहा है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 73 हटा दीजिए, 74 देखिए। ऐसा यूनिट पूछा है और क्वांटिटी। लेंस की क्षमता किसमें मेजर करते हैं? दबाव पूछा है, दबाव पास्कल हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कहीं इसके वजह से गलत ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा के सामने जूल लिखा है। सही है, यूनिट तो होती ही है। लेंस की क्षमता डायप्टर भी होती है। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और पास्कल भी होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी होती है। ऐसा ही है कि फिर और कोई यूनिट है? डायप्टर ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। पास्कल जो है ये ऐसा यूनिट है। जूल भी ठीक है। क्यूरी पर ध्यान दीजिएगा। क्यूरी ऐसा यूनिट नहीं है। यूनिट तो है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है ये मेजर करते हैं बैक्यूरेल में, ठीक है। बैक्यूरेल, जिन्होंने खोज की थी उन्हीं के नाम पर है, ठीक है, बैक्यूरेल। अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने के पूरे पूरे चांस थे, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। 75। अब देखो यही क्वेश्चन अगर आ गया 2025 में, तो बहुत हेल्प करेगा ना, बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है क्यूरी पे आंसर ना टिक हो, या तो इसको छोड़ दोगे या फिर कुछ और तुक्का उक्का मारोगे। 75, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? अब ये क्वेश्चन पूछा था आरो यारो में, सबसे बड़ा स्तूप पूछा था, है ना, बिहार में जो था। आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती में। अब इनकी विशेषताएं क्या है, मैं इसकी इमेज डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसमें कुछ डिटेल होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना और उसको पढ़ लेना। 76 देखें, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये पेसा एक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेसा एक्ट। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पेसा लिखा है ना। ये पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया गया था, बताइए? 1996 का। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसको हटा दीजिए, पुराना क्वेश्चन हो गया। इन्होंने पीडीएफ को टेढ़ा स्कैन किया है, इस वजह से ये देखो अलाइनमेंट बिगड़ गया है। एक है पूछा है 78, 2030 तक एसडीजी के टारगेट है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं? ये 2024 में पूछा था शायद, या फिर 2023 में। ये तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। आपको जीरो हंगर दिखता है, क्वालिटी एजुकेशन भी एसडीजी है, जेंडर इक्वालिटी भी है, लेकिन स्पेस रिसर्च नहीं था, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल रिपीट किया है उन्होंने क्वेश्चन 2023 में। खैर आसान था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है इन चारों ऑप्शन में? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी। महानदी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? देखो आसान आसान से क्वेश्चन पूछा है पीसीएस। पर्यावरण के लिए खतरा जो है वो यूकेलिप्टस को बोला जाता है ना।
यूकेलिप्टिस को आसपास में किसी प्लांट को ग्रो नहीं होने देता। लोकसभा और चुनाव वर्ष, देखिए भैया, 11वीं 7वीं 13वीं 9वीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। 11वीं लोकसभा 1996 चुनाव वर्ष, 7वीं का 1980 था, 1982 गलत हो जाएगा। ठीक है, 13वीं भी सही था और सही है, और 9वीं भी सही है। ओके, 82 देखें। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम है सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? अच्छा क्वेश्चन है। सुख सप्तती का, देखो क्वेश्चन से कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है सप्तती, और इसको रचित किसने किया है, रचा किसने है, चिंतामणि भट्ट के द्वारा। इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया था, फारसी भाषा में। और किसने, और अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा गया था, तूती नामा रखा गया था। ये अनुवाद फारसी में किया किसने था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्वेश्चन से 3 4 इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल गई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 83 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 69 नाइन्थ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सही पढ़ते हो ना। ईयर बताओ फटाफट। ईयर कौन सा था? ईयर था 1991। ठीक है, एक्ट का नंबर था 1991, लागू हुआ था 1992 से। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? विच कंट्री हैज नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये देखिए 87, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे था? आसान सा क्वेश्चन, एंटी कास्ट मूवमेंट हो जाएगा, जाति विरोधी आंदोलन। 88 भी आसान है। यूपी डे, उत्तर प्रदेश डे 24 जनवरी हो जाता है। 89 देखिए, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ट्राइब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केरिया पूछा है, कुकी, यानदी और पालियान। केरिया की जगह यहाँ पे खेरिया होना चाहिए था, तब जाके ये सही होता। केरिया हो सकता है, के बाद एच टाइप करना ही भूल गए, क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे खेरिया ही होना चाहिए। खेरिया जो ट्राइब है ना, ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, कुकी यूपी में थोड़ी ना पाई जाती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, कुकी। यानदी, ये ज्यादातर पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान गलत है यहाँ पे। पालियन करेक्ट मैच है, पालियन तमिलनाडु। देखो क्वेश्चन के हिसाब से तो केवल 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे केरिया की जगह अगर खेरिया होता तब जाके उड़ीसा हो जाता, और 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता। जो आंसर सीट में आंसर दिया है ना, वो 1 और 4 दिया है, लेकिन यहाँ पे खेरिया होगा। ठीक है, खेरिया। 90 देखें। एलबीएस, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? एलबीएस यानी ये है लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है, लीड, लोन नहीं लगाना है, लीड बैंकिंग स्कीम। इसके तहत क्या था, ये आरबीआई की स्कीम थी, ये आरबीआई की स्कीम थी, और इसको शुरू किया गया था 1969 में। चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, इस वजह से इतना पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। और इस स्कीम के तहत हर एक बैंक को एक जिला अलॉट किया गया था, हर एक बैंक को एक जिला अलॉट किया गया था। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लीड बैंकिंग स्कीम। 91 देखें। और जो टफ क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोगों को सीखना है, यही पर्पज है प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने का, है ना। ये जो टेक्स्ट हैं और उनके राइटर से मैच कराना है। रागमाला ग्रंथ जो था, इनको इसको लिखा गया था पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। ए का 3 हो जाएगा। और रस कौमुदी, रस कौमुदी ये था श्रीकंठ साहब का, ये श्रीकंठ साहब का था। राग विबोध ये सोमनाथ साहब का था। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये था, ये जो इन्होंने लिखा है ना नाम, वेंकट रमन। वेंकट रमन, यहाँ पे नाम थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया, वेंकट मखेम नाम है, सही नाम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेंकट मखेम। यहाँ पे ये रमन गलत लिख गया। ठीक है, यहाँ पे डी का हम लोग सही मान लेते हैं उसको, 2 को, तो डी का 2 हो जाएगा। तो 3412 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, में से कौन सा एक नेचुरल गैस का मुख्य अवयव है। ये तो आसान है, नेचुरल गैस पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए ना। एलपीजी में कौन कौन से ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और सीएनजी में क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस में क्या होता है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, नेचुरल गैस का पूछा है, तो नेचुरल गैस में क्या हो जाएगा। नेचुरल गैस में मीथेन है ना, मुख्य अवयव क्या है, मीथेन यानी CH4। चलिए 93, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है। ऑप्शन है स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो सन की रेज इंसिडेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं। उसका एक प्रॉपर एक नाम है जिसे बोलते हैं सोलर इंसोलेशन, ठीक है, सोलर इंसोलेशन। और ये सोलर इंसोलेशन जो है, इस शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं या फिर लॉन्ग वेव के फॉर्म में पृथ्वी के सरफेस से टकराती हैं। ये भी क्वेश्चन है, तमाम तरीके से पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये शॉर्ट वेव होता है कि लॉन्ग वेव होता है, तो जल्दी से बताइए। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से तप्त होता है। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है। तो सोलर इंसुलेशन जो आ रहा और पृथ्वी से जो रिफ्लेक्ट हो रहा, ये दोनों ही अलग अलग फॉर्म होती हैं वेव की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्री हो रही है वो होती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, ठीक है। और जब पृथ्वी से वापस जाता है रेडिएशन, रिफ्लेक्ट होता है, तो वो होता है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है। तो जब ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तभी वातावरण गर्म होता है। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जान ही रहे हो, है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, फिर गर्म हो जाता है अपना वातावरण। पुराना क्वेश्चन है, इसको हटाइए। 95 देखा, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। हरियाली के बारे में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो शायद 2024 का जो पीसीएस था उसमें कुछ हरियाली से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। अब आपको पर्पज पता होना चाहिए, है ना। तो पर्पज क्वेश्चन में लिखा है, उत्तर यही है। ये वाटर सेट विकास परियोजना है, केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। और ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। हरियाली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है। अभी 2022 का हम लोग पेपर कर रहे हैं, 2023 का हो चुका है, 2024 का भी हो चुका है। और 3 साल में आप लोग अच्छा खासा देख रहे होंगे रिपीटेशन, है ना। क्या लिख दिया, रिपीटेशन। चलिए 96 देखिए, ज्योग्राफी पर आ जाइए। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये तो जानते हो, है ना। पढ़ पढ़ के थक गए होगे ये सारे फैक्ट्स। रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरियन सी। गर्मियों में इस क्षेत्र जो है वो शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की क्रॉप्स होते हैं या फिर फ्रूट्स का यहाँ पे ये कल्टीवेशन होता है। तो कुछ बताइए, यहाँ पे जो फेमस फ्रूट्स का कल्टीवेशन है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में, वो कौन कौन सा है। और आपने ये भी पढ़ा होगा साथ में कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, ठीक है, वर्षा हो रही है शीत ऋतु में, लेकिन मेन कारण क्या रहता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस रहता है ना, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये कारण जो लिखा है वो अपने आप में तो सही है, लेकिन वर्षा होने का कारण ये है, वहाँ की जो पछुआ पवनें हैं, वेस्टर्लीज हैं, वो शीतोष्ण चक्रवात से संबद्ध हो जाती हैं। ये होता है रीजन, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में सही है, बट ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 97 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, आसान सा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला कांड 1919। 98, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय पर्वत का बताना है। अन्नामलई कहाँ पे भैया, अन्नामलई तो साउथ में है, और यहाँ तो या तो वेस्टर्न घाट है या फिर ईस्टर्न घाट है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में तो नहीं है, तो डी तो नहीं होगा। ए सॉरी,
3 नंबर तो नहीं होगा, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो यही ऑप्शन बच रहा है फिर 98 का, बी, है ना। 99 देखिए, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं, वो किस बाद में आया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973। इनके नाम भी, ये ईयर भी याद रखा कीजिए, ठीक है, 1973। ये क्या है, इसमें चिली जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स में, ये तो सही लिखा हुआ है। कॉपर की कुछ, अगर आपको माइंस याद आ रही हो तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली बात सही है। उत्तरी चील का एंडीज क्षेत्र जो है, एंडीज ऑफ माउंटेन रेंज जो है वो देख रहे हैं, पोरफ्री, है ना, एंडीज क्षेत्र पोरफ्री, इसको मार्क कीजिए, ठीक है। लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पोरफ्री जो है वो तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। सही है, दोनों चीजें ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। आइए 101, इस तरीके का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था। ये जो अधिकारी होते हैं और उनका काम क्या रहता था, है ना। तलार लिखा हुआ है, पट्टकोल, सहसाधिपति और बलाधिप। सहसाधिपति जो था ये था चोरी डकैती के मुकदमे जो हुआ करते थे उनका अधिकारी। सी का 2 हो जाएगा, ठीक है, सी का 2। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट, और चारों याद कीजिए। पट्टकोल ये था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, विलेज टैक्स कलेक्टर। सहसाधिपति आपने देख लिया, और बलाधिप ये होता था गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय, चुंगी का संरक्षक, ठीक। तो यहाँ पर 34-21 करेक्ट आंसर है। इसको याद कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसको हटा दीजिए, पुराना क्वेश्चन हो गया। 103 देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, है ना। हाँ भाई, ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ये ऑप्शन। देखो यहाँ पे सीएनजी के बारे में पूछ ही लिया, अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था, एलएनजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, बायोमास में क्या होता है। इसमें इसमें अब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ लिया सीएनजी का, तो ये सब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी मीथेन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 105, काराकोरम मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल निम्न में से किस देश में। देखो बल्लाना टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं इस वाले पेपर में, तो ये तो बॉर्डर पे है ना, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अभी क्वेश्चन ही गलत था, है ना, ऑप्शन ऐसे फ्रेम नहीं किया उन्होंने। बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने साउथ का भी हिस्ट्री पढ़ाई है ना, ये 1310 था। वैसे एक ही पॉइंट से हमारा उत्तर बन जाता कि साउथ पर चढ़ाई की थी इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वारंगली एक ऐसी जगह है, और जो अंतिम में भी गए थे, है ना, लास्ट राइट की तरह था इनका ये साउथ वाला हिसाब। तो आप 3 ऑप्शन जो है इसको सबसे अंतिम में भी कर सकते थे, उत्तर मिल जाता डी ऑप्शन, है ना। तो पहले गुजरात हो गया, फिर रणथंभौर हो गया, फिर चित्तौड़ हो गया, फिर लास्ट में वारंगल। एक ही पॉइंट से हमारा उत्तर मिल गया था। 107 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रे, येलो और ब्लैक। चलिए लगा दीजिए, तो सबसे पहले तो ग्रे लगा देते हैं उर्वरक से, ठीक है, बी का 4। देखो ऑप्शन इतने आसान आसान है कि एक ही ऑप्शन से काम बन जा रहा है। गोल्डन क्रांति थी ये शहद उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से। ग्रे रेवोल्यूशन देख लिया। पीली क्रांति तिलहन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, और ब्लैक क्रांति ये पेट्रोलियम हो जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल। आंसर हो गया सी। 108, एक सेकेंड, ब्लर हो गया, इसको हटा दीजिए। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसके नाम है। ये सब हटाइए, अब ये सब डेटा बदल रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा कर दिया है ना पेज इन्होंने, कोई बात नहीं। वेस्टर्न यूपी के संदर्भ में बताना है। ऑप्शन तो आसान आसान से लग रहे हैं। यूपी का जो वेस्टर्न वेस्टर्न रीजन है, ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में
ये कह रहे हैं ज्यादा डेवलप्ड है। बात सही है। द रीजन हैज विटनेस द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बात भी करेक्ट है। ज्यादा फायदा जो हुआ वो उसी क्षेत्र में हुआ है। तो ये जो विकसित यहाँ पे लिखा है, ये इसका जो अप्रोच होना चाहिए, जो व्यू होना चाहिए, या फिर जो परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, ये कृषि के क्षेत्र में होना चाहिए, है ना। पूरा डेवलपमेंट सिर्फ सिर्फ हरित क्रांति की वजह से तो नहीं बोला जा सकता। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध है, डैम उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखो, क्वेश्चन तो पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन कितने कठिन है। बघेलखंड तो लगा ले जाओगे तो यूपी में ही होगा। अडवा मिर्जापुर में है। अब जो जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा होगा, कम से कम वो तो जान ही रहा होगा। बदुआ जो है ये बिहार में है। ये गलत है। बिहार ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों सही है। अडवा मिर्जापुर हो गया। ये भी मिर्जापुर का ही है। ठीक है, ये भी मिर्जापुर का है। देखें 112। यहाँ पे क्या पूछा है, देवता जी हैं और उनके सिंबल्स हैं। विष्णु जी चक्र लगा दीजिए, भगवान से त्रिशूल लगा दीजिए, सरस्वती जी वीणा लगा दीजिए, गणेश जी रस्सी फंदा लगा दीजिए। ठीक है। चलिए 113 देखिए। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस यानी होमोजीनस। अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। इससे में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ऐसा तो नहीं है भाई। एक गिलास पानी में नमक का घोल तो समरस होता है। आप डिफरेंस थोड़ी ना पता कर पाओगे। गिलास में पानी भर दो, उसमें नमक डाल दो, तो आप बता नहीं सकते उसमें कि ये इसमें नमक मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। ऐसे ही मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस, जिसमें आप डिफरेंस को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, है ना, वो होता है होमोजीनियस। यहाँ पे कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट है। भारत के संदर्भ में बताइए। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। छठवीं थोड़ी ना यार, सातवीं है ना। सातवीं। पहली बात तो गलत होगी। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये बात ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये बात भी ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जब तीसरे को सही कर दिए हो तो चौथा कैसे सही हो जाएगा, है ना। कर्क रेखा निकाल दो, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका ट्रॉपिकल जोन। इसके बियॉन्ड जाओगे तो ये तो फिर ट्रॉपिक से बियॉन्ड हो गया ना, तो शीतोष्ण हो जाएगा। तो आधा हिस्सा शीतोष्ण में है भारत का, आधा हिस्सा ट्रॉपिकल में है। चौथी बात गलत हो जाएगी, दो और तीन सही है बस। 115 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट नंबर आ जाइए, कौन सा है? और ए, और ए है 51। आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल। जल्दी बताइए, 51 ए है ना, तो बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह कमेटी से। आपको पहले भी बताए हैं कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो या फिर वाइल्ड लाइफ की बात हो, जीव जंतुओं की बात हो, तो ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिल जाते हैं, और ये डीपीएसपी में भी मिलता है ना। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। अब इसमें क्वेश्चन देखो यही पूछना ही चाह रहा है कि इसमें जो डीपीएसपी में लाई करता होगा ना, वही आपको पता करना है। अब डीपीएसपी की बहुत सारी बातें मौलिक कर्तव्य से मैच करती हैं, तो इसी को फिर रिकॉग्नाइज कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर आपकी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद है तब तो अच्छा है। तो उसके लिए 11 याद होना चाहिए, तब पॉसिबल है करना है। ये लग तो रहा है फंडामेंटल ड्यूटी, बट ये एक्चुअली डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी का आर्टिकल 49। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इन 11 जो है ड्यूटी जो है वो 11 है, उनको याद रखा कीजिए। टोटल ड्यूटीज 11 है। 116 देखिए, लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। लता मंगेशकर। इनका शायद निधन हुआ था इस साल, हो सकता है उस वजह से क्वेश्चन पूछा हो। और दूसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। अब इन दोनों बातों में क्या सही है क्या गलत है? पहली बात जो लिखी है ना, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कलाकार, ये बात पंडित रविशंकर के बारे में बोला जाता है। ठीक है। जो डेटा है यहाँ का, रॉयल एल्बर्ट हॉल का जो डेटा है वो तो रविशंकर जी को बताता है ना।
यहाँ पे पहली बात गलत हो जाती है, दूसरी बात सही है, केवल 2 हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, ये उस समय पे काफी न्यूज में था, और उस ईयर में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछा था। कोचीन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन। इसको हटा दीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? जो राष्ट्रपति तो बने लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऐसे थे नीलम संजीवा रेड्डी साहब। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, बाकी सबने वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला था। चलिए 120 देखें। 120 में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सर्व बर्मन, ईश्वर बर्मन, ईशान बर्मन, जीवन गुप्ता द्वितीय। बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन। ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये सही मैच है। ईशान बर्मन हराहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्ता द्वितीय देवबर्मन अभिलेख। सर्व बर्मन का जो है वो यहाँ से नहीं है, ये जो गया लिखा है ना, गया नहीं है यहाँ पे, असीरगढ़ होना चाहिए। ताम्र मुद्रा अभिलेख जो है वो असीरगढ़ से प्राप्त हुआ था, असीरगढ़ से, गया से नहीं। ये गलत है, ठीक है, गलत बताना था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डेज का क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। 29 जुलाई को तुरंत देख के टाइगर याद आ रहा होगा, है ना? सी का अपन लगा दो। 22 मई को देख के आपको तुरंत बायोडाइवर्सिटी याद आ रहा होगा, तो बी का 4 लगा दो। तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 अप्रैल होता है, जो नहीं आते उन्हीं को फोकस करना है। 18 अप्रैल ये वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये याद रखिए। उसके अलावा 5 दिसंबर जो है, 5 दिसंबर सॉइल डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल डे भी याद रखा कीजिए। 22 मार्च भी आपको याद है, आपको 22 अप्रैल भी याद है, आपको 22 मई भी याद है, आपको 5 जून भी याद है, साथ में 5 दिसंबर भी याद रखें, सॉइल डे। ठीक। 122 देखें। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण में है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। स्ट्रेटेजिकली देयर was a lack of targeted actions due to which this issue got momentum। बताइए, सही लिखा है? दोनों बातें अपने आप में सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं। 123 इसको हटाइए। 124 सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए सल्फर ड्रग, ये है एंटी बैक्टीरियल, बी ऑप्शन राइट है। 125 देखिए, क्या पूछा है? समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान। स्वदेश को पब्लिक, ये पब्लिकेशन स्वदेश का कहाँ से होता था? गोरखपुर से होता था। ठीक है। और भारत बंधु का प्रकाशन होता था हाथरस से, सत्यवादी का आगरा से, भारत बंधु का हाथरस से, और शक्ति का हो जाएगा यहाँ पे अल्मोड़ा। 4312 हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन राइट है। 126 शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, अधिकारों में सम्मिलित कब किया गया? आसान सा क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट है। अब तो आर्टिकल 21A, यही पढ़ते हो ना? पहले कहाँ होता था ये? डीपीएसपी में था, आर्टिकल 45, देखिएगा। ठीक। तो यहाँ पे संशोधन नंबर पूछा है, तो संशोधन नंबर था 86वां, 2002 का। ठीक है, तो 21A जोड़ा है ना फंडामेंटल राइट्स में, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सरकारी स्कूल देख रहे हो ना, इसी आर्टिकल की वजह से चल ही रहा है प्राइमरी वाला, 21A से। तो यहाँ पे हो जाएगा 86, 2002, ईयर भी याद रखें। 127 दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको इवन करंट पीडीएफ में भी ये सारी चीजें मैं पढ़ा देता हूँ। मैप बना के भी दिखाया हूँ कि बोर्नियो द्वीप, जो बोर्नियो के नाम से कोई कंट्री नहीं है, बोर्नियो एक द्वीप है जिसपे 2-3 देशों का कब्जा है। इंडोनेशिया का आप नीचे वाला हिस्सा देखे हो बोर्नियो का, है ना? मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाया था। ये वाला हिस्सा जो है वो कालीमंतन है, जो इंडोनेशिया के कब्जे में है। यहाँ पे एक छोटी सी खुद एक कंट्री है, बाकी हिस्सा मलेशिया के कब्जे में है।
है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन देखो, आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। 3 देशों में विभाजित देश है। मैंने आपको तीनों को रिकॉल करा दिया अभी। तो ठीक है। और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ये फॉर्म जो हुआ है वो वोल्केनिक डिपोजिशन के कारण हुआ है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। 128 देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेक इन इंडिया लॉन्च कब किया गया था? मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है, गवर्नमेंट बनते ही। और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना। ये सब तो कर ही लोगे यार, है ना। एक और तो हो जाएगा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले, इनका नाम था जयता, एक है कुंभा, कुंपा सॉरी। यही वो घटना थी, ये मारवाड़ का जो वॉर था, मारवाड़ का जो युद्ध था। मारवाड़ में राजपूत शासक हुआ करते थे। तो पराक्रम, शौर्य, ये सारी चीजें राजपूत आप जान ही रहे हैं। तो यहीं पे वो बात कही गई थी शेरशाह के द्वारा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि किसके द्वारा ये बोला गया था, तो याद रखिएगा शेरशाह। ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एस्पार्टम, रेयन, नियोप्रीन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, यूज करते हैं जानवरों में। गाय में लगाते हैं, भैंस में लगाते हैं, दूध को उतारने के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन सही मैच है। बाकी देखिए, एस्पार्टम जो है वो संश्लेषित मधुरक है, स्वीटनर है। ये भी ठीक है। रेयन के बारे में लिखा है कि ये मॉडिफाइड स्टार्च है। ये सब तो हम लोग नहीं पढ़े हैं ना। रेयन तो एक सिंथेटिक फाइबर है, फाइबर है। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, न्यूप्रीन जो है वो स्पेशलाइज्ड रबर है। तीनों ऑप्शन सही है। उनको याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा। 131 देखिए, लिम्नाटिक क्षेत्र 2023 में भी पूछा था। मैंने आपसे बोला था कि आप गूगल पर जाइए और ये चीजें लिखिए साथ में, ठीक है। ये जो जोन होते हैं लिम्नाटिक जोन, आप पॉन्ड को देखेंगे या फिर रिवर को देखेंगे, तो अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग ये जोन होते हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब मुझे समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं इमेज डालता सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतना लेट हो पा रहा है। अब वही है, ऑफिस की मगजमारी रहती है साथ में, तो मुश्किल होता है फिर। लिम्नाटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, वेरी राइट, बिल्कुल सही है। लिम्नाटिक क्षेत्र, अब इतना तो तय हो गया कि ये गहराई वाला क्षेत्र नहीं है, क्योंकि पालक फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा गहराई पे थोड़ी ना मिलेंगे। इनको भी तो जीने के लिए चाहिए कुछ, है ना। ये कुछ अपनी एक्टिविटी करते होंगे जीने के लिए, फोटोसिंथेसिस कर पाते होंगे। और सूर्य की किरण जो है उसकी भी तो एक लिमिट है पानी के अंदर। अब वो 4 किलोमीटर अंदर तक थोड़ी ना जा पाएगी, है ना। तो यहाँ से ये हो जाता है, लिम्नाटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आराम से इंसोलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? बताइए। तीन मूर्ति भवन, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मिल गया, तीनों पेपर में मिला हम लोगों को, एसडीजी से क्वेश्चन, मतलब जिसमें ये पूछ ही लिया है। जो हम लोग 17 गोल पढ़ते हैं ना, 169 सब गोल्स पढ़ते हैं, तो 17 के 17 ये याद रखा कीजिए फिलहाल तो। 10 पूछा है, 13 पूछा है, 14 पूछा है, 15 पूछा है। और एक क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है ना, 2023 वाले पेपर में रिपीट किया है। ये 2022 का है, 2023 में एक क्वेश्चन सीधा का सीधा डाल दिया। बताइए जल्दी से। भूमि पर जीवन और जल के नीचे जीवन। तो पहले जीवन है जल के नीचे, आपको ध्यान रखना है। अगर 14 15 में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो पहले जीवन कहाँ पे आया था? जल में आया था, ये तो पढ़े हो ना। तो ये भूमि हो गया, ये जल हो गया। अब ये दो बातें अगर पता है तो काम बन जाएगा। सी का हो जाएगा जल 4, और 15 ये डी का हो जाएगा आपका भूमि। सी का 2 और डी का 4। 24 दिख रहा है कहीं यहाँ पे? 24, 24 तो नहीं दिख रहा है। 14 जल था ना भाई, और 15 भूमि था। तो 4, अच्छा 4 2 सॉरी, सी का 4 है ना भाई। सी का 4, 42 दिख रहा है, एक ऑप्शन सही है।
ए का 3 हो गया, मतलब बाकी मैच करा लीजिए। SDG 10 जो है वो असमानताओं से कमी है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज हैं। बी का 1, जलवायु परिवर्तन 13। 13, 14, 15 तो यार भूलने ही नहीं चाहिए, बहुत कॉमन है। हम तो खुद रटा रटा के हम खुद भूल गए हैं आप लोगों को। इमेजेस के साथ बहुत सारा किए हैं हम लोग पहले की टेस्ट सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा था। प्लास्टिक कप्स हैं, वूल है, ग्लास बॉटल है, एल्यूमिनियम फॉयल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब आप जानते ही होंगे इसका, ऊन तो हो जाता है। प्लास्टिक के कप यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक। 135, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, आर्टिकल 315 पढ़ना। ठीक है। ये बोल रहे हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC की बात कर रहे हैं। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा पार्लियामेंट करेगी ना, कानून बनाएगी पार्लियामेंट। संबंधित राज्य जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा करने के लिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदगी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। इसको मैं टफ मार्क कर दे रहा हूँ। टफ जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिपीट अगर ये क्वेश्चन हुआ और आपने बना लिया वहां पे, तो ये सीधा सीधा आपका प्लस पॉइंट होता है, लीड पॉइंट होता है। ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध ये 1700, ये 24 का, 1724 का। बेदारा का युद्ध जो है ये हुआ था 1759 का, 1759। उसके बाद हुआ पोर्टो नोवो का युद्ध 1781, 1781 में। और मुदगी का युद्ध हुआ 1845, 1845। ये है सीरीज सीक्वेंस। ठीक। इसको मिलाइएगा, पॉज कर लेना, इनको सीख लेना, ईयर्स को याद कर लेना। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, 16 सितंबर हो गया, है ना। ओजोन कैसा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है कि सेकेंडरी? ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है। चलिए आगे कीजिए। 138 में क्या है? 138 में पूछा है आपसे प्रसिद्ध, ये जो देखो ये भी रिपीट हुआ है, रूर कोयला, बहुत आसान है। रूर कहाँ का है भैया? रूस का है कि जर्मनी का है? ये जर्मनी का बहुत फेमस कोल फील्ड है, ठीक है, रूर के नाम से। जर्मनी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे किया है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दो। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 2023 का पेपर जो था उसमें अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें एक एक ऑप्शन ए भी था, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन। आपने अगर 2023 का भी रिवाइज किया हो तो देखो यहाँ से कुछ कुछ वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती, तो वो क्वेश्चन हो जाता। ये बता दीजिए। 1946 की बात है। और पहली संविधान सभा का गठन भी आपको याद आ रहा होगा। कितना था, 6 दिसंबर था कि 9 दिसंबर था? 9 दिसंबर पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ पे 24 अगस्त 1946। प्रथम अंतरिम, ये इंटरिम थी, ठीक है, इंटरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। तो ये घोषणा वाली बात थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। कौन सा देश स्थल रुद्ध है? सूरीनाम तो ये कोस्टल कंट्री है। पेरू भी ये आपको पैसिफिक ओशियन में इसका बॉर्डर शेयर करता है। उरुग्वे भी शेयर करता है। बोलीविया यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोलीविया लैंड लॉक्ड कंट्री है। चलिए। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। ठीक। एक SI इंजन होते हैं, दूसरे CI इंजन होते हैं। SI यानी स्पार्क प्लग इग्निशन, यानी इग्निशन जो होता है फ्यूल मिक्सचर में, वो स्पार्क प्लग से होता है। तो ऐसा इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन। और CI इंजन का मतलब होता है कंप्रेशन इंजन। एयर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। सिलेंडर में एयर कंप्रेस करके जाती है, फ्यूल उस पर छिड़का जाता है, फिर जाके आग लगती है, फिर जाके पिस्टन में मूवमेंट आता है। तो CI इंजन जो होते हैं वो डीजल इंजन होते हैं, ठीक है, डीजल इंजन। और ऐसा इंजन जो होते हैं वो पेट्रोल होता है। स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, ये सारी चीजें आप देखेंगे पेट्रोल इंजन में। 142 का डी हो जाएगा। 143 में किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ये है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। इसको जल्दी से मैच करा दीजिए। भारतीय मजदूर संघ,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन है और पार्टी एफिलिएशन पूछा है, दलीय संबद्धता। ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी भी लिखा है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कौन सा यहाँ पे ट्रेड यूनियन था, देखिए। भारतीय मजदूर संघ जो है वो बीजेपी से संबद्ध था, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 ऑप्शन हम लोगों को मिल गया। बी का यहाँ पे 1 है, यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से तो हिस्ट्री में पढ़ी हो, भारतीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ केंद्र हैं, कुछ उद्योग हैं, जल्दी से मिला दीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी, आसान सा क्वेश्चन है। क्यूबा तो जाने जाते हैं भैया सिगार के लिए, ठीक है। सी का 1 लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन है, उत्तर मिल गया। ओसाका, डेट्रॉइट, ओसाका भी जान रहे हो, डेट्रॉइट भी जान रहे हो। डेट्रॉइट एक आइकॉनिक नाम होता है एक तरीके से, है ना, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ये जो होते हैं सेक्टर, उसके लिए नाम यूज किया जाता है। तो बी का 4 हो जाएगा, ठीक, बी का 4 हो जाएगा। सी का 1 वो हम लोग जान ही गए, और डी का 2 सेंट पीटर्सबर्ग, ये होगा शिप बिल्डिंग। ओसाका हो गया सूती वस्त्र के लिए। 146 देखिए, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम अनुसार जैसा समाधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये क्या पार्ट पूछ रहे हैं क्या? ये तो पार्ट नंबर 1 है। मौलिक कर्तव्य, ये पार्ट नंबर 4 है, 4A, है ना। नागरिकता ये पार्ट नंबर 2 हो जाता है कि 3 हो जाता है, तो 2 है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 हो जाता है। तो ये हो गया, पहले स्थान पर आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। ये हुआ 1342, 1342, ये ऑप्शन राइट है। चलिए 147 में क्या है? 147 में ये पूछ रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए ना, पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं। ये देखो 148 2023 में भी पूछा, रिपीट हुआ ना, आपको कुछ क्वेश्चन मिले हैं। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। यही आपसे आपको बताया गया था कि ऑपरेशनल जो रोल होता है किसी भी स्पीसीज का, ऑपरेशनल रोल, वो क्या खा रहा है ना, वो किस हैबिटेट में रह रहा है, बाकी स्पीसीज से उसका कनेक्शन कैसा है, उसका रिएक्शन कैसा है ना, ये सारी चीजें, ये इन्वायरमेंट, सॉरी, इकोलॉजिकल, एंड ये नीके के अंदर सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ऑपरेशनल जो उसकी कंडीशन होती है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। बिल्कुल सही है, डिस्टिंक्ट नीके तो होता ही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी, ये करेक्ट है। इकोटोन मत समझिएगा इसको, ठीक है, इकोटोन अलग चीज होती है। इकोटोन एक जोन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो निके है ये, ठीक है, जोन के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जोन तो आपने देख ही लिया, आपने देखा ना कि ऑपरेशन रोल में वो रहता कहाँ पे है, एक फैक्टर ये भी है, वो खाता क्या है, ये भी है। वहां पे जो और स्पीसीज रह रही हैं उनके साथ उनका कैसा, कैसी एक्टिविटी है, कैसा रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना एनवायरमेंट में, दो स्पीसीज के बीच में रिलेशन कैसा है, सिम्बायोटिक है, कंपटीशन वाला है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन से वो मतलब है, ठीक है। तो 148 का हो गया, दोनों सही हो जाएगा। चलिए 149 देखिए, पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटाइए। 150 देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? भारत धर्म महामंडल, देव समाज, राधा स्वामी सत्संग, सनातन धर्म रक्षणी सभा। कराइए भैया मैच। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार हो जाएगा, तो पहले ही गलत है। देव समाज लाहौर, ये भी गलत मैच है। राधा स्वामी सत्संग आगरा, ये भी गलत है। सनातन धर्म रक्षणी सभा, यही बस सही मैच है, ठीक, हो जाएगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने कर लिया 2022 का प्रीवियस पेपर यूपीपीसीएस प्री का। तो कीजिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए। और ये जो एक्सप्लेन वाली कॉपी है मैं पेड ग्रुप पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ये जो करंट अफेयर्स वाला है उसमें प्रोवाइड करा देता हूँ एक्सप्लेन वाली। इसके बाद मिलेंगे हम लोग 2021 के पेपर में, 2021 का जो प्रीवियस पेपर है, ये सारी पीडीएफ वेबसाइट से मिल जाएंगी आपको, ठीक। यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है ना,
वहां से अवेलेबल, वहीं से मैंने डाउनलोड किया था इसको भी। तभी ये देखो टिक नहीं है ना, ये प्रॉपर एक पीडीएफ है। ये किसी स्टूडेंट्स की नहीं है कॉपी, स्टूडेंट की कॉपी नहीं है, नहीं तो वो टिक लगे होते उत्तर वाला। तो इसमें कुछ पहले से नहीं टिक है, तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है। चलिए फिर मिलते हैं 2021 के पेपर में। थैंक यू।